नमस्कार साथियों, आप सभी का कल्याण गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आप सभी के लिए एज ए जब भी कोई एग्ज़ाम आता है उस समय स्टूडेंट्स क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्जेक्ट्स का दोहराव किया जा सके। इसी क्रम में गुरुकुल ने समस्त टीम ने ये निर्णय लिया है, आगामी जो भी भर्ती होगी उस भर्ती एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट्स का फुल मैराथन रिवीजन करवाया जाएगा। आइए साथियों, आपका स्वागत है और हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का रिवीजन आपके लिए करवाएंगे ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में उस एग्ज़ाम का दोहराव करने में बहुत इजी, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ज्योग्राफी के 3 पोर्शन हैं और हम शुरुआत करेंगे पहले विश्व का भूगोल, जो कि अमूमन सभी साथी इसको बहुत कम पढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो क्लास नोट्स हैं, जो भी आपके पास मैटर है, मैटर को खोलने के बाद में सिर्फ इस क्लास को सुनना है, 1 या 2 बार सुनना है, बहुत अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इसका भी हम दोहराव करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैटर कम दिया जाएगा, जो भी क्लास का मैटर है उसी मैटर का लगभग आपका रिवीजन करवाया जाएगा। लास्ट में राजस्थान ज्योग्राफी, क्योंकि राजस्थान का मैटर भी ज़्यादा है, इसलिए इसमें हो सकता है कि हम एक से अधिक 1 या 2 या 3 क्लास लें। क्लियर है? इसकी हम एक क्लास बनाएंगे और एक क्लास बनाएंगे किसकी? विश्व का भूगोल। आइए साथियों, सभी जुड़ें, अपने अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें। और मैं यहाँ पे सिलेबस लिखने जा रहा हूँ कि विश्व के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सबसे पहले पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। आप लोग जानते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है। सोलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, सभी ग्रह के बारे में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। कि हम जानते हैं कि सूर्य के बारे में कुछ करंट अफेयर्स की बातें भी हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। और सभी ग्रह, 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन, इसलिए ज़्यादा हम पढ़ेंगे क्या? पृथ्वी। उसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इस पृथ्वी से सीधा हम जाएंगे 7 महाद्वीप और 5 महासागर। 7 महाद्वीप और 5 महासागर, इनकी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके एग्जाम में। एक है वायुमंडल, वायुमंडल दिया हुआ है। उसके बाद में अन्य जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी की चर्चा हम इस रिवीजन क्लास में करेंगे। शुरुआत करते हैं सौरमंडल से। थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग जानते हैं कि ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी जैसे 8 ग्रह मिलकर के सौरमंडल बनाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का। इस सौरमंडल में एक सूर्य है बीच में और उस सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल मिलकर के बनाता है आकाशगंगा। आकाशगंगा का निर्माण करते हैं लाखों सौरमंडल मिलकर, और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर बनाती हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। इस पाई चार्ट से आप क्या क्या समझें? इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। लाखों सौरमंडल मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करती और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ये चार्ट है साथियों। और हमारी जो सिलेबस है एग्जाम का, उसमें आपके सामने ये टॉपिक सीधा सीधा लिखा रहता है सभी एग्जाम्स में। और मैं ये चाहता हूँ कि इस समय यदि इस टॉपिक में करंट अफेयर्स की बातें जोड़ दी जाए तो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। रीजन ये है, सभी देशों के बीच में इंटरनल कंपटीशन है। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में कौन नई खोज करे, चंद्रमा की सतह पर कैसे पहुंचे, और मंगल पर सबसे पहले कौन पहुंचे। हाल ही में बृहस्पति के बारे में एक मिशन भेजा गया। मैं यहाँ पर इसके बारे में बेसिक जो ज्योग्राफी है इसको पढ़ाने के साथ साथ
कंप्लीट करंट अफेयर्स की बातें भी यहाँ पे करूंगा। क्लियर है साथियों? चलो आइए करते हैं शुरुआत। सौर मंडल है क्या? पहले मैं इसका मैप बना देता हूँ। सौर मंडल के बीच में है सूर्य, बीच में एक तारा है, इसका नाम है सूर्य, और इसी सौर मंडल के चारों तरफ अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी अपनी कक्षाओं में 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन 8 कक्षाओं में 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। अब इन 8 ग्रह को नाम याद करना है क्रम से। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह हैं, दूरी के हिसाब से क्रम बताओ, सबसे नजदीक कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम सभी जानते हैं सप्ताह में 7 वार होते हैं और सबसे अच्छा वार है बुधवार। तो हम बुधवार से शुरुआत करेंगे, एक एक वार को हम छोड़ देंगे। बुधवार का मतलब उसके बाद में है शुक्रवार लेंगे, बृहस्पतिवार को छोड़ देंगे, फिर शनिवार को छोड़ करके रविवार। साथियों याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पास में है बुध, बुध के बाद में बृहस्पतिवार को छोड़ देंगे, आएगा क्या, शुक्र। उसके बाद में शनिवार को छोड़ के क्या आएगा, रवि। लेकिन साथियों रवि के नाम पर कोई ग्रह का नाम नहीं है। हम इसको कैसे याद करेंगे कि रविवार को पृथ्वी पर क्या रहती है, छुट्टी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पृथ्वी। उसके बाद में सोमवार को छोड़ दीजिए, आएगा क्या, मंगल। बुध को छोड़ दीजिए, क्या आएगा, बृहस्पति। उसके बाद में शुक्र को छोड़ दीजिए, शनि। उसके बाद में लास्ट में 2 हैं, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। ये बहुत आसानी से याद होते हैं, लेकिन इन बातों से ये पता चला कि हमारे सौर मंडल में सूर्य और ग्रह ही हैं क्या? नहीं, हमारे सौर मंडल में टोटल वैसे 4 प्रकार के सदस्य हैं। एक तो तारा है, इसका नाम आपके सामने है, क्या है, सूर्य। आज के बाद में सूर्य को क्या मानेंगे, तारा, स्टार। दूसरा सदस्य कौन सा है सौर मंडल में, दूसरा है ग्रह, और उनकी नंबर कितने हैं, 8। हम ये भी जानते हैं कि इनका नंबर पहले 9 था। पहले कितना था, 9। 9वां ग्रह था प्लूटो। प्लूटो साथियों सबसे दूर था, यहां पर था प्लूटो। लेकिन प्लूटो को 2006 के बाद में ग्रह की परिभाषा से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ये ध्यान रखना है, ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया। और इस समय 8 ग्रह हैं, 8। उसके अलावा और क्या क्या है हमारे सौर मंडल में साथियों, 4 इधर के ग्रह और 4 ही इधर वाले। इनके बीच में कुछ खगोलीय पिंड है, मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ खगोलीय पिंड है, इनका नाम है धूमकेतु। क्या नाम है साथियों, धूमकेतु। और भी हैं क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में 4 प्रकार के सदस्य हैं। कितने प्रकार के सदस्य हैं, 4। एक तो क्या है, तारा है, और इस तारे का नाम क्या है, सूर्य है, ठीक है। दूसरा सदस्य कौन सा है, दूसरा सदस्य है साथियों ग्रह, और ग्रह के टोटल नंबर है कितना, 8। तीसरे प्रकार के जो सदस्य हैं वो हैं धूमकेतु। धूमकेतु हैं, छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, चट्टानी संरचनाएं हैं, और जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। चौथा जो सदस्य है वो है क्षुद्र ग्रह। कौन सा है, क्षुद्र ग्रह। इसका मतलब यह है कि हमारे सौरमंडल में 4 प्रकार के सदस्य हैं, और यदि उनका फोटो देखें, ये है उनका फोटो। क्लियर है साथियों? इसका मतलब यह है कि इस टॉपिक को, सौरमंडल को हमें पढ़ना है, करंट अफेयर समेत पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें ये तमाम बिंदु पढ़ेंगे। ये जो इस फोटो में जो आपको दिख रहा है, वो सभी बातें हम किस में पढ़ेंगे, सौरमंडल में। अब शुरुआत करते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल की खोज कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा। सबसे पहले किसने क्या बताया, तो साथियों देखिए, हमारे इस सौरमंडल के बारे में, हमारे इस ब्रह्मांड के बारे में
सबसे पहले बताने वाले विद्वान है टोलमी। कौन है? टोलमी। और उन्होंने क्या बताया था? जैसा उनको दिखता है ऐसा बताया था। क्या दिखता है बताओ देखें। सुबह हम उठते हैं, पूर्व में सूर्य को उदय होता हुआ देखते हैं। शाम को हमें ऐसा लगता है सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, और रात को वापस से घूम करके किधर दिखता है? पूर्व में। बताओ इस बात से कैसा लगा? पृथ्वी बीच में है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यही बात सबसे पहले बताने वाले विद्वान है। कौन है? टोलमी है। टोलमी। देखो टोलमी ने क्या बताया साथियों, इस आप पृथ्वी तो है बीच में, और इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और अन्य ग्रह, सूर्य और अन्य ग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, जनरल कॉन्सेप्ट था। आज ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, लेकिन देखो शुरुआत यहां से होती है। सबसे पहले ब्रह्मांड सौर मंडल के बारे में बताने वाले विद्वान कौन है? टोलमी है। ये टोलमी साहब हैं, मिस्र के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मिस्र के हैं। और इन्होंने ये बात बताई थी 140 ईस्वी में। बताओ साथियों, कौन सी डेट को बताया इन्होंने? 140 ईस्वी में बताया। और इस सिद्धांत का नाम देखो अलग ही है। इस सिद्धांत का नाम क्या है? जियोसेंट्रिक। मतलब पृथ्वी के लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, जियो। सिद्धांत के सेंटर में कौन है? पृथ्वी है, जियो है। इसका मतलब इस सिद्धांत का नाम है साथियों जियो सेंट्रिक। जियो सेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी। मैं कह सकता हूं इसका नाम है पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। के बीच में क्या है? पृथ्वी है। नाम क्या हो गया? पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। ये इसका नाम हो गया। क्लियर है साथियों? दोबारा से इसका दोहराव करते हैं, ध्यान से सुनना। कि ब्रह्मांड के बारे में, सौर मंडल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? क्या बताया? सबसे पहले बताया गया जियोसेंट्रिक सिद्धांत, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। टोलमी ने बताया। कब बताया? 140 ईस्वी में बताया। सॉरी, मिस्र के रहने वाले थे। कि बीच में तो है पृथ्वी, और सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन यह सिद्धांत सही नहीं है। यह सिद्धांत प्रथम सिद्धांत है, सर्वप्रथम सिद्धांत है ये, सर्वप्रथम सिद्धांत है ये। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं है, सही नहीं है। फिर ये बताओ कि सही सिद्धांत कौन सा है? सही सिद्धांत इससे ठीक लगभग एवरेज देखे तो 1543 ईस्वी के आसपास, 1543 ईस्वी के आसपास एक विद्वान है कोपरनिक्स। कौन है साथियों? कोपरनिक्स। और ये कोपरनिक्स रहने वाले हैं पोलैंड के। बताओ कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के। अब इस बात को समझने का प्रयास करना। इन्होंने इस सिद्धांत से बिल्कुल ही पलट दिया। ये कह रहे हैं कि बीच में पृथ्वी है, ये कहेंगे कि बीच में सूर्य है। और वास्तव में वर्तमान में बात भी यही सही है। बीच में कौन है? सूर्य। और इस सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह और पृथ्वी अन्य चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये सिद्धांत थोड़ा सा अलग हो गया। वर्तमान में कौन सा सिद्धांत सही है? वर्तमान में सही सिद्धांत कौन सा है साथियों? यही सिद्धांत सही है। अब यहां पर हमने नाम लिखा था जियोसेंट्रिक, यहां पर हम नाम लिखेंगे पृथ्वी केंद्रित है यहां पर तो, और यहां पे लिखेंगे सूर्य केंद्रित। क्या नाम लिखेंगे सिद्धांत का? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य के लिए साथियों शब्द यूज किया जाता है हेलियो, पृथ्वी के लिए यूज किया जाता है जियो। यहां पर हेलियो क्यों यूज करेंगे? क्योंकि सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब दो छोटे नाभिकों का संलयन होता है, जुड़ाव होता है।
इसलिए दो हाइड्रोजन मिलकर के बनाते हैं हीलियम। तारों में, सूर्य में किसकी मात्रा बढ़ रही है? हीलियम की। इसलिए इसके लिए जो नाम है इस सिद्धांत का, वो नाम है साथियों हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्लियर है साथियों? इस प्रकार से हमने सौर मंडल के बारे में बताने वाले विद्वानों की चर्चा की, सौर मंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बताने वाले पहले सिद्धांतों की चर्चा की। यह सिद्धांत सही नहीं है, लेकिन दिया गया पहला सिद्धांत है, और यह सिद्धांत वर्तमान में सही है। इसलिए इस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? खगोल शास्त्र का जनक किसको बोलते हैं साथियों? कोपरनिकस को कहते हैं। इसलिए यहां तक हम पहुंच गए। अब हम सौर मंडल का डायग्राम भी देखेंगे और उसको एक एक पॉइंट को आगे भी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें साथियों, ये सिद्धांत सही है और ये दिया गया पहला सिद्धांत है। अब हम चालू करते हैं सौर मंडल के बारे में। ये आपका सौर मंडल है। एक बात तो समझ ही गए सौर मंडल के बारे में। सर्वप्रथम सर्वप्रथम सही बात किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया। किसने बताया साथियों? कोपरनिकस ने बताया। एक बात तो हमने ये देखा। अब ये सौर मंडल में क्या है? 4 प्रकार के सदस्य हैं इसमें। 4 प्रकार के सदस्य साथियों कौन है? एक तो है तारा, और इस तारे का नाम है क्या? सूर्य, जो कि पूरे ब्रह्मा सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। उसके बाद में देखें, दूसरा सदस्य है 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, प्लूटो को बाहर कर दिया। क्यों कर दिया उसकी भी हम बात करेंगे। इन 8 ग्रह का नाम मैंने याद करवाया आपसे। बताओ कौन से वार से शुरू करेंगे? बुधवार से। बुधवार के बाद में एक एक वार को छोड़ के बोलना है। बताइए बुधवार के बाद में कौन सा आएगा? बृहस्पतिवार को छोड़ दो, शुक्रवार, शनिवार को छोड़ दो, रविवार। लेकिन रविवार को छुट्टी कहाँ रहती है? पृथ्वी पर। को छोड़ दो, मंगलवार। बुधवार को छोड़कर बृहस्पतिवार। शनिवार को छोड़कर, सॉरी बृहस्पतिवार के बाद में शनि, शुक्र को छोड़ करके, और बाद में अरुण और वरुण। तीसरे प्रकार के सदस्य कौन है? इसमें है कुछ धूमकेतु, छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। और चौथे सदस्य कौन है? क्षुद्र ग्रह। कौन है साथियों? क्षुद्र ग्रह। यहां तक समझ में आ गया सौर मंडल के बारे में। सबसे पहले सही बात किसने बताई, और उसके बाद में इसमें 4 प्रकार के सदस्य हैं। इन चारों की चर्चा हमने कर लिया। अब इसका डायग्राम दिखा देता हूं आपको। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका डायग्राम है साथियों, ये है। अब इसमें हम पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में कुछ बातें धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह के बारे में भी करेंगे। करें शुरुआत। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? सूर्य की। सूर्य के बारे में 2-3 बातें क्लियर हैं। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह एक तारा है जिसके प्रकाश से सभी ग्रह चमकते हैं। साथियों ये ध्यान रखना कि रात को जो मंगल है, रात को सॉरी चंद्रमा है, चंद्रमा चमकता है, लेकिन चंद्रमा की खुद की चांदनी नहीं होती। वो भी किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। मैं सबसे पहले लेता हूं क्या? सूर्य। सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं पहले। सूर्य क्या है साथियों? देखते हैं। सूर्य बताओ, देखें क्या है भाई। सूर्य एक स्टार है। क्या है साथियों? स्टार, तारा है। क्लियर?
अब इस तारों में कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका मतलब इसका जो निर्माण है, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका निर्माण है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होता है। इसका निर्माण किससे होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से होता है। अच्छा, ये कहाँ पर है साथियों? बताओ देखें। ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में है। हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है ये। क्लियर है? और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो कक्षा आप देख रहे हो ये गोलाकार कक्षा नहीं है, ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है साथियों, मतलब अंडाकार कक्षा है। ये सभी ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं ये साथियों कौन सी कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बताओ देखिए, सूर्य के बारे में 3 4 5 बातें बताओ साथियों। क्या है? एक तारा है। इसका निर्माण किससे? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया भी कौन सी है? एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है और क्या बनाता है? हीलियम। साथ में प्लस में क्या निकलती है? एनर्जी। ये अभिक्रिया है आपके नाभिकीय संलयन। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है साथियों सौर मंडल के केंद्र में, और इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षा में? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आप इसका इतना सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम सूर्य की संरचना चलें साथियों। नेक्स्ट, सूर्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी तक। सूर्य की संरचना, इसके बारे में बात करेंगे। सूर्य की संरचना में साथियों 6 परतें, 6 परतें। सबसे बीच में है कोर। सबसे बीच में कौन सी परत है? कोर है। उसके बाद में 6 परतें हैं, 1 2 3 4 5 6। सबसे जो बाहरी परत है 2 3 4 5 6, सबसे जो बाहरी परत है वो है कोरोना। क्या नाम है इसका? कोरोना। अब आपने सुना होगा कि कोरोना नाम तो हमने पहले भी सुना है। वास्तव में कोरोना नाम, कोरोना एक वायरस का नाम था और उसने दुनिया में क्या बचाई है? तबाही मचाई है। उस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि उस वायरस की संरचना सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसके समान होने के कारण क्या नाम पड़ा उसका? कोरोना। तो 6 में से 2 परतों का नाम आपको याद हो गया, कोरोना, कोर। उसके बाद में साथियों नाम है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर। उसके बाद में है फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर। क्लियर? उसके बाद में है संवहनी क्षेत्र। संवहनी क्षेत्र। और सेकंड लास्ट है विकिरण क्षेत्र। विकिरण क्षेत्र। इसका मतलब सूर्य की परतों का अध्ययन करें, सूर्य की संरचना देखें, उसमें टोटल 6 परतें हैं। सबसे बाहर कोरोना, सबसे अंदर कोर, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, संवहनी क्षेत्र और विकिरण क्षेत्र। अभी तक हमने संरचना देख लिया, क्या है, निर्माण कहाँ पर है, इसकी बात हमने कर लिया। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं साथियों कि इस सौर मंडल का हम अध्ययन करें, इसको देखें। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है?
वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, दोनों प्रश्न बने हुए हैं, ध्यान से सुनना। कि पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी और अन्य ग्रह उपग्रह सभी प्रकाश किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से। क्लियर। लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? वो है साथियों प्रोक्सिमा सेंचुरी। इस बात को लिखते जाना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रोक्सिमा सेंचुरी। इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये है 15 करोड़ किलोमीटर। किस किस के मध्य? पृथ्वी और सूर्य के बीच में मध्य दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। क्योंकि प्रकाश की चाल होती है साथियों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। इस वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। ये 3-4 फैक्ट मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। दोबारा से बताओ, पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य। क्लियर। सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बारे में हमने क्यों पढ़ा? कि हो सकता है कभी ना कभी तारे भी डेड हो जाते हैं, तारों की भी मृत्यु होती है। और ये बात भारतीय विद्वान ने बताया था, एस चंद्रशेखर ने। कभी सूर्य का प्रकाश जब बंद होगा तो हम कहां से प्रकाश लेंगे? फिर हम लेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी से। कि दूसरा सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर। सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसलिए सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा? 8 मिनट 16 सेकंड। इतनी बातें हमारे सूर्य के बारे में है। एक बार इन सूर्य के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करें। सूर्य क्या है, निर्माण कैसे हुआ, कहाँ पर स्थित है, चारों तरफ कौन कौन से ग्रह हैं। उसके बाद सूर्य की संरचना देख लिया, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हमने देखा। लेकिन मैंने क्लास शुरू होने के साथ में कहा था, किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको आज दिनांक तक जितना भी करंट अफेयर्स है, कोई चर्चा के बिंदु हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं पढ़ा अभी, इस सूर्य के अध्ययन के लिए हाल ही में भारत ने एक मिशन भेजा है, एक उपग्रह भेजा है। उसका नाम है आदित्य L1। करंट की बात है, 2023 की बात है, 2 सितंबर 2023 की बात है। भारत ने एक सैटेलाइट भेजा, एक उपग्रह भेजा, किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए। अब सूर्य की संरचना तो यह है, सूर्य की जो बाहरी 3 परत हैं, इनका अध्ययन करने के लिए भारत ने एक मिशन भेजा, उसका नाम है आदित्य L1। ये ध्यान रखना है साथियों। उसके बाद में देख लेते हैं, इसके बारे में मैं करंट अफेयर्स लिखा रहा हूँ अब सूर्य का। ये ध्यान रखना कि नोट में लिखा रहा हूँ, आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 क्या है ये साथियों? बताओ देखें, क्या है ये? भारत का प्रथम सौर मिशन है ये। भारत का प्रथम सौर मिशन है ये। ठीक है। कब भेजा साथियों इसको? ये भेजा हमने 2 सितंबर 2023 को भेज दिया इसको। कहाँ से भेजा ये तो हम जानते ही हैं कि भारत के पास एक ही लॉन्चिंग स्टेशन है, एक ही लॉन्चिंग स्टेशन है जहाँ से हम उपग्रह रॉकेट छोड़ते हैं। और इस लॉन्चिंग स्टेशन का नाम यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा। उस द्वीप के ऊपर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर। यहाँ से हमने छोड़ा। लेकिन इस उपग्रह को ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है साथियों? उस रॉकेट का नाम था PSLV C57। क्या नाम था इसका? PSLV C57 इस रॉकेट का
क्लियर है, डेट बता दिया, ये क्या है, क्या करेगा। बाहरी जो 3 परत हैं, बाहरी 3 परत हैं सूर्य की, इनका अध्ययन करेगा। आदित्य L1 के बारे में मैंने बता दिया, भारत का पहला सौर मिशन है, पहला सैटेलाइट है, 2 सितंबर 2023 को छोड़ा। कहाँ से छोड़ा, छोड़ने की जगह तो एक ही है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। क्लियर है, ये जरूर ध्यान रखना। भारत एक दूसरा स्टेशन और बना रहा है अपना, तुतुकुड़ी तमिलनाडु, वहां से हम दूसरा सेट लॉन्चिंग स्टेशन बना रहे हैं। और इस उपग्रह को ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है, PSLV-C57। इसका मतलब PSLV रॉकेट का नाम है और 57वां ये क्रम है इसका। क्लियर है साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं, एक दो बातें और हैं। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है सूर्य का, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, इसलिए सूर्य में पदार्थ की चौथी अवस्था मिलती है। पदार्थ की कौन सी अवस्था मिलती है, चौथी। इसका मतलब सूर्य में ठोस द्रव गैस नहीं मिलता, पदार्थ की चौथी अवस्था मिलती है, क्योंकि तापमान बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है। और उस अवस्था का नाम है साथियों BEC, मतलब बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट ये अवस्था है। इस प्रकार से हमने सूर्य को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साथियों, एक एक ग्रह को पढ़ेंगे। सूर्य को पढ़ लिया, अब हम ग्रह को पढ़ेंगे। अब ग्रह के बारे में सुनने का प्रयास करना कि ग्रह होते क्या हैं, सैटेलाइट कहते किसे हैं, ग्रह कहते किसे हैं, प्लेनेट। ग्रह की परिभाषा दो है, दो पॉइंट है ग्रह की परिभाषा में। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कहने का मतलब शुक्र अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाकर रहेगा, पृथ्वी अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, उसको बोलते हैं क्या, ग्रह। प्लूटो को 2006 में ग्रह की परिभाषा से बाहर क्यों किया, कि प्लूटो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ वरुण इसकी कक्षा को क्रॉस करता था, इसलिए इसको ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8। क्लियर है साथियों। बताओ ग्रह की परिभाषा क्या है, लिख भी सकते हैं आप कि ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। क्लियर। अब ये ग्रह दो प्रकार के हैं साथियों। कितने प्रकार के ग्रह हैं ये, 2 प्रकार के ग्रह हैं। टोटल ये 8 हैं, शुरू के 4, शुरू के जो 4 ग्रह हैं, शुरू के 4, ये शुरू के ये 4 और लास्ट के ये 4, ये शुरू के 4 ग्रह कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहलाते हैं ये, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये ग्रह कहलाते हैं बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें इनमें चट्टानें मिलती हैं, क्या मिलती हैं इन ग्रह में, चट्टानें मिलती हैं, इसलिए इन चारों को पृथ्वी के समान होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी में भी चट्टानें मिलती हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, ये चारों पार्थिव ग्रह हैं। ये चारों ग्रह गैसीय पिंड हैं, गैसीय पिंड हैं ये। इसका मतलब गैस का आकार आप लोग जानते ही ज्यादा होता है। ये सबसे बड़े ग्रह यही हैं, पूरे 8 में से सबसे टॉप के 4 बड़े ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बहुत बड़ा आकार है इनका, इसलिए इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और एक शब्द यूज करते हैं जोवियन ग्रह। अब मैं दोबारा से एक बार रिवीजन करवा रहा हूं कि ग्रह क्या है। बताओ साथियों, ग्रह क्या है, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में चक्करें लगाते हैं, जो सूर्य के चारों ओर अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रह कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में 4 हैं, बाह्य ग्रह में भी 4 हैं। शुरू के 4 आंतरिक ग्रह हैं, बाहर के 4 बाह्य ग्रह हैं।
शुरू वाले ग्रह चट्टानों से बने हैं, ये गैसीय पिंड हैं, चट्टानों से बनी है पृथ्वी, इसलिए इन चारों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये गैसीय पिंड हैं, इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं, और आकार अधिक होने के कारण इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। इसको उतार सकते हैं आप टेबल फॉर्मेट में। चलें साथियों, अब मैं इन ग्रह को पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं एक एक ग्रह को पढ़ाऊंगा। प्रत्येक ग्रह के बारे में 5-7 बातें लिखनी है हमारे को। 5-7 बातें एक साथ लिख दूं मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, दोबारा से इस मैप को बना रहा हूं मैं, समझने का प्रयास करना। यहाँ पे हमारा सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ, इस सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 ग्रह का नाम एक साथ ले सकते हैं हम। 8 ग्रह का नाम हम एक साथ ले सकते हैं कि हमें शुरुआत करनी है बुध से, बुधवार से, उसके बाद में एक एक बार को छोड़ना है। बोले साथियों, बुध, बुध के बाद में शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर? एक एक ग्रह को पढ़ेंगे तो कुछ बातें मैं यहीं पे लिखने का प्रयास करूंगा ताकि हम एक साथ याद कर सकें। कई बार इनके अंग्रेजी नाम दे देता है। नाम क्या दिया था, परीक्षा में आया था प्रश्न कि प्लूटो कौन से ग्रह की कक्षा को क्रॉस करता है? कौन से की करता है बताओ? वरुण की। लेकिन एग्जाम में नाम दिया था नेपच्यून। क्या नाम दिया? नेपच्यून। अंग्रेजी नाम है इसका, इसका नाम है यूरेनस। क्या नाम है साथियों? यूरेनस। ये ध्यान रखना है। इसका नाम है सैटर्न, इसका नाम है जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर। मंगल का नाम आप लोग जानते ही हैं, मार्स। क्लियर? पृथ्वी का अर्थ, वीनस, और बुध का है मरकरी। मैं अधिकांश बातें, क्या प्रत्येक ग्रह के बारे में सारी बातें इसी बोर्ड में लिखने का प्रयास करूंगा ताकि हमें याद होने में आसानी रहे। हम ये भी जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु कहाँ पर मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे खगोलीय पट्टी का है, छोटे छोटे खगोलीय पिंडों की पट्टी मिलती है, इसको धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलो, नाम याद हो गए, क्रम इनका याद हो गया, और इनके अन्य एक एक अंग्रेजी नाम भी याद कर लिया हमने। फिर देखना, उसके बाद में है आकार। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? साथियों, आकार के बारे में मैंने अभी बताया, आगे वाले चारों गैसीय ग्रह हैं, गैस का आकार थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा। शुरू में फर्स्ट नंबर यहीं से शुरू करना है। फर्स्ट नंबर पे है बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे पे अरुण, और चौथे पे वरुण। ये आकार है इनका, बहुत इजी है कि आगे वाले चारों से शुरू करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं ये बता रहा हूं कि हमारे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं? 5। 5 नंबर पर, 5 नंबर का जो अंक है उस पे हमारा हक है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह हमारा पृथ्वी है, सही है। और 5वां सबसे बड़ा उपग्रह भी कौन सा है? हमारा चंद्रमा है। 5 नंबर पे आते ही हमारा अधिकार है। बताइए, हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और ग्रह के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? उपग्रह। उपग्रह 5वें नंबर पे कौन आएगा? हमारा चंद्रमा।
छठे नंबर पे है पृथ्वी की बहन। कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आप कहेंगे पड़ोसी मंगल भी है, लेकिन मंगल थोड़ा सा दूर है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र। पृथ्वी के समान आकार और घनत्व वाला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। 5 पे हमारा अधिकार है, शुक्र का है। उसके बाद में बच गया मंगल 7 और बुध क्या? 8। अब बताएं आकार के अनुसार ग्रह का क्रम बता दो। 1 2 3 4 तो कौन आएंगे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 5वें नंबर पे पृथ्वी, छठे पे शुक्र, 7वें पे मंगल और 8वें पे बुध। क्लियर साथियों? उसके बाद में मैं टॉपिक बना रहा हूं उपग्रह। ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह लगाते हैं। उपग्रह का नंबर मैं लिखने जा रहा हूं। शुरू के दोनों ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। बताओ हमारे सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र। पृथ्वी का उपग्रह एक ही है, उसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, एक ही है। मंगल के उपग्रह कितने हैं? 2। एक है फोबोस और एक है डिमोस। एक है फोबोस और एक है डिमोस। बताओ पृथ्वी का तो कौन सा है? चंद्रमा। हमारे पूरे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है ये। मंगल का एक तो है फोबोस, कौन सा है साथियों? फोबोस। और एक कौन सा है? डिमोस। क्लियर है? बताओ 4 ग्रह के उपग्रह याद हो गए। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक ही है, कौन सा? चंद्रमा। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। क्लियर? आकार सबसे बड़ा किसका है? सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका मतलब सबसे बड़ा परिवार किसका है? बृहस्पति का। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होंगे? बृहस्पति के। कितने हैं? 92। ये अंक बदलते रहते हैं। 92। शनि के कितने हैं? 79। तीसरे नंबर पे ये है तो इसके कितने हैं? 27। और इसके कितने हैं? 14। बताओ उपग्रह की संख्या एक साथ याद करो। 0 0 1 2 92 89 27 और 14। क्लियर? बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमिड। बताओ कौन सा है? गैनीमिड। गैनीमिड जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति, सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका? बृहस्पति का। और उसका नाम क्या है? गैनीमिड। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन। और ये टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये कुछ उपग्रह के नाम भी हमने देख लिया। यहां तक समझा हमने। उसके बाद में साथियों हम पढ़ते हैं घूर्णन। क्या पढ़ेंगे? घूर्णन। घूर्णन का मतलब आप लोग जानते हैं, पृथ्वी का घूर्णन। ग्लोब देखा है स्कूल टाइप में? कभी प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में गए हो? वैसे डर तो लगता ही है, लेकिन अपने टेबल पे कोने में क्या लगा के रखते हैं? पृथ्वी को। बताओ पृथ्वी सीधी है थोड़ी झुकी हुई है? झुकी हुई है। पृथ्वी अपने एक्स पे घूमती है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन है कौन सी डायरेक्शन में है? हमें ये पता होना चाहिए। सूर्य हमें सिर्फ चलते हुए दिखता है, बाकी सूर्य चलता नहीं है। चलती क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। और हम बाहर की चीजों को देखते हैं, जैसे ट्रेन में, बस से हम खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें बाहर की चीजें उल्टी चलती हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व, सूर्य हमें दिखता है पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब बीच में पृथ्वी, अधिकांश ग्रह चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन इन 8 ग्रह में से 6 ही ग्रह चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। बाकी ग्रह किधर चलते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी कौन कौन से? इधर से दूसरा और इधर से दूसरा। इधर से दूसरा क्या है? शुक्र। इधर से दूसरा साथियों कौन सा है? शुक्र ग्रह है, जो चलता है किधर? पूर्व से
पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब है यदि हम शुक्र ग्रह पे जाकर देखें तो हमें सूर्य किधर उदय होता हुआ दिखेगा, पश्चिम में। शुक्र ग्रह स्वयं किधर घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। इधर से दूसरा और इधर से दूसरा कौन है, शनि। ये किधर चलते हैं बताओ देखें, पूर्व से पश्चिम। बाकी सभी ग्रह, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। इसका मतलब घूर्णन सभी का याद हो गया, घूर्णन सभी का याद हो गया कि सभी ग्रह में घूर्णन गति होती है। इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, ये तो घूमते हैं पूर्व से पश्चिम, बाकी सभी ग्रह घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये घूर्णन भी याद हो गया। इसके बाद में क्या याद करेंगे, परिक्रमण। क्या याद करेंगे, परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब आवर्तकाल, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 365 दिन में। ये क्या हो गया इसका, परिक्रमण काल। अब मुझे ये बताओ, बुध तो कम से कम दूरी तय करता है, कम परिक्रमण काल होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। और ये केपलर का तीसरा नियम भी है। जोहान्स केपलर जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने ग्रह की गति के 3 नियम दिए थे, और तीसरा नियम है परिक्रमण काल का नियम। सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा। तो बताओ देखें, बुध 88 दिन में चक्कर लगाता है, कितने दिन में, 88 दिन में। शुक्र लगाता है 255 दिन में, लेकिन कई बुक्स में 225 दिया हुआ है। एनसीईआरटी की जो इंग्लिश मीडियम की किताब है उसमें 255 दिया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों लिखा दिया। पहले 255 को मानना है, 255 ऑप्शन में नहीं हो तो 225 मानना है। पृथ्वी आप जानते हैं 365 दिन में चक्कर लगाती है सूर्य के, और मंगल 687 दिन में चक्कर लगाता है। कितने दिन में, 687 दिन में। बताओ, बुध 88 दिन, शुक्र 255 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन। उसके बाद में बृहस्पति, धीरे धीरे आगे चलेंगे तो इनका जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे आता है 11 वर्ष। बताओ, बृहस्पति सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाता है, 11 वर्ष। ये है साथियों 29 वर्ष। कितना समय है, 29। ये है अरुण है, वो है साथियों 84 वर्ष, 84 वर्ष में चक्कर लगाता है। और ये है 164 वर्ष, 164 वर्ष। इसका मतलब एक एक ग्रह के बारे में बहुत सारी बातें मैंने एक साथ बोर्ड पे लिखने का प्रयास किया, और अलग अलग प्रकार से इनको याद करवाया, आराम से आपको याद हो जाएगा। सही है। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको हम देखेंगे।
पांच पांच छह छह बातें आपके सामने हैं। जैसे मंगल ग्रह के बारे में आपसे कोई पूछे, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी में चौथा ग्रह है, अन्य नाम मार्स है, आकार में सातवां है, उपग्रह दो हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे बड़ा गैनीमेड है, दूसरा सबसे बड़ा टाइटन है, पांचवा सबसे बड़ा चंद्रमा है। क्लियर। इस मंगल ग्रह का घूर्णन 687, परिक्रमण 687 दिन है और घूर्णन इसका पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर। कुछ फैक्ट्स ऐसे बच गए जिनको मैं बताने जा रहा हूं। बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है साथियों। क्या नहीं है? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी जो एग्जाम है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग वायुमंडल को अलग से पढ़ेंगे कि पृथ्वी के ऊपर हम बैठे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर लगभग 500 से 1000 किलोमीटर तक के क्षेत्र में जो भी गैस है, जो भी जलवाष्प है, जो भी धूल कण है, वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? वायुमंडल। सही है। वायुमंडल में गैसें होती हैं, जलवाष्प होता है, धूल कण होते हैं। इसका मतलब बुध ग्रह में क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। बुध की विशेषता एक ही याद रखनी है। अब आ जाओ शुक्र ग्रह में। साथियों, शुक्र ग्रह में वायुमंडल भी है और शुक्र ग्रह के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 की मात्रा 90 से 95% है। इस वजह से यहाँ पे जीवन की संभावना 0 है, नगण्य है। एक ही ग्रह है पृथ्वी, जहां तुम लोगों ने जन्म लिया है। भगवान को लाख लाख शुक्रिया अदा करो, तुम्हारा जन्म कौन से ग्रह पे हुआ है? पृथ्वी पर है। एक ही ग्रह जहां पे क्या है? जीवन है। कौन सा ग्रह है जहां पे जीवन कभी नहीं हो सकता? वो कौन सा है? शुक्र है। क्लियर। हालांकि भविष्य में संभावना कहां पर है? मंगल पर है। हम बात कर रहे थे CO2 की मात्रा 90 से 95% कहां पर है? शुक्र ग्रह पर है। क्लियर है। इसका मतलब वहां पे जीवन कहां पर है? क्या रहेगा? 0 रहेगा। जानते हैं ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है साथियों? ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? सूर्य की प्रकाश की किरणों को अवशोषित करती है और तापमान को बढ़ाती है। वैसे देखें तो ज्यादा गर्म, सबसे गर्म ग्रह बुध होना चाहिए क्योंकि सूर्य के पास में है, लेकिन इसके पास वायुमंडल नहीं है। इसके पास, शुक्र के पास CO2 की मात्रा अधिक है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म और चमकीला ग्रह पूछे, दोबारा से ध्यान से सुनना, कि हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म चमकीला ग्रह पूछे तो आंसर आएगा क्या? शुक्र ग्रह। और विशेषता बताओ शुक्र की। सर हमने अभी चर्चा किया, पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के नजदीक स्थित है और इसका आकार, घनत्व, व्यास भी लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान ही है। और बताओ देखें, पृथ्वी से हम देखते हैं तो ये पूर्व में दिखता है। किधर दिखेगा? सुबह ये पूर्व में। इसलिए शुक्र ग्रह को सुबह मॉर्निंग स्टार कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। शाम को इवनिंग, पश्चिम में दिखाई देगा, इसलिए इवनिंग स्टार कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। अभी तक हमने पृथ्वी से सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा हमने आदित्य L1। क्लियर। भारत ने चंद्रमा के अध्ययन के लिए अब तक 3 ग्रह भेज दिया, चंद्रयान सैटेलाइट भेज दिया, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड। पृथ्वी का एक पड़ोसी है मंगल। मंगल के अध्ययन के लिए हमने मंगलयान फर्स्ट भेजा 2013 में भेजा। लेकिन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, हम करंट की बात बताने जा रहा हूं, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए पृथ्वी से भारत भेजेगा वीनस मिशन, शुक्रयान फर्स्ट, और ये भेजेगा 2027 और 28। क्लियर है साथियों? इतनी सारी बातें किसकी हैं? शुक्र की हैं। पृथ्वी को हम डिटेल से अलग से पढ़ेंगे। मंगल के बारे में देख लेते हैं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं साथियों। क्या बोलते हैं इसको? बताओ, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं।
और येलो, पीला ग्रह किसे कहते हैं? शनि को कहते हैं। और हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों? कि पृथ्वी के ऊपर 70% से ज्यादा क्या है? पानी है। और अंतरिक्ष से हम देखते हैं तो पृथ्वी कैसा दिखाई देती है? नीला ग्रह दिखाई देती है। मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? लाल कलर का दिखता है, तभी तो क्या कहते हैं इसको? लाल ग्रह। कि हमारा जो ब्लड है कैसा दिखता है? लाल। ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन। हिम प्लस ग्लोबिन। हिम का मतलब आयरन, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। इसका मतलब आयरन की उपस्थिति के कारण लाल रंग है। हम मिट्टी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, लाल पीली मिट्टी, इसमें आयरन की अधिकता होती है और पानी अवशोषित करने के बाद में वो पीली हो जाती है। इसका मतलब मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन तत्व की अधिकता के कारण इस ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल। क्लियर है साथियों? शनि का कलर पीला क्यों है? इसके वायुमंडल में अमोनिया गैस के कणों की अधिकता है, इसलिए ये पीला दिखाई देता है। और अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं मिथेन गैस के कारण। इसके कारण मिथेन गैस के कारण। उसके अलावा मंगल ग्रह के बारे में एक तो लाल ग्रह कहते हैं। भारत ने 2013 में मंगलयान फर्स्ट भेजा। और देखें इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल के बारे में और बात करें तो यहाँ पर भविष्य में जीवन की संभावना है। यदि पृथ्वी पर आदमी ज्यादा होंगे, जगह नहीं बचेगी, तो हम कहाँ पर जाकर रहेंगे? मंगल ग्रह पर। कि जीवन के लिए 3 बातें होनी चाहिए। एक तो है वायुमंडल, एक है जलमंडल और एक है स्थलमंडल। पृथ्वी पर तीनों है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, स्थलमंडल है और पानी तो है ही, बहुत सारा पानी है। 70% से भी ज्यादा क्या है? पानी है। फिर भी आप लोग चिल्लाते रहते हैं कि पानी नहीं है, पानी बीत गया, बरसात नहीं हो रही है। बाकी सच्चाई क्या है? पानी बहुत ज्यादा है। इन तीनों की खोज कहाँ पे कर ली गई? मंगल ग्रह पर। इसका मतलब भविष्य में जीवन की संभावना कहाँ पर है? मंगल पर। बृहस्पति के बारे में क्वेश्चन बनेगा साथियों। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। गैस के समान गैसीय पिंड के रूप में दिखने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आपको ये भी जानकारी देता हूं, ये जितने भी ग्रह देख रहे हो आप, ये सभी सूर्य की तुलना में बहुत छोटे हैं। तारे बहुत बड़े होते हैं और इन सभी ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो तारों के समान दिखने वाला ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति। और एक करंट अफेयर्स की बात करें तो बृहस्पति के अध्ययन के लिए नासा ने हाल ही में, नासा क्या है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा ने बृहस्पति के अध्ययन के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन भेजा है। किसके अध्ययन के लिए? बृहस्पति के लिए। शनि के बारे में बता ही दिया, कैसा ग्रह है ये? पीला ग्रह है। और एक जानकारी जरूर रखना कि बृहस्पति, शनि है ना, शनि ग्रह, इसके चारों ओर वलय मिलती है। क्या मिलती है? वलय। स्पष्ट वलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि। हल्की वलय वाला कौन सा है? अरुण। और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। क्लियर है साथियों? अब हमने सभी ग्रह के बारे में कुछ बातें देखा। हमारे कल्याण गुरुकुल का जो टेलीग्राम चैनल है, इस पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसने क्लास नोट्स, इतने बेहतरीन क्लास नोट्स डले हुए हैं, उनको आप सामने रख करके अगर इसका दोहराव करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। इसलिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद में पृथ्वी को पढ़ेंगे अच्छे से, कि पृथ्वी का अध्ययन ही क्या है? ज्योग्राफी है। क्लियर है साथियों?